जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई यूनिट 2 मैकेनिक्स के पार्ट 2 के साथ हम आ चुके हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना होगा। ऑफिशियल बीएससी क्लासेस उसका नेम है, लिंक भी दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर, आप दोनों साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या बात की है, हमने बात की है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसके पार्ट 1 के अंदर, या फिर एसएचओ की। एसएचओ मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। दो चीज़ों के ऊपर हम, दो कंसेप्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। तो अगर हम देखें तो उसके अंदर मैंने एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट घूमेगा उसका, वो है पूरे का पूरा 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। ये एक उसका मेन कंसेप्ट था, वेयर एम इज अ मास और के इज अ कांस्टेंट। क्लियर, दिस इज कंसेप्ट। क्लियर है। इस तरीके से हमने देखा कि मास क्या है, कि यहाँ मास है, यहाँ क्या थी डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर इसको क्या किया था, बनाया था। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, लाइक सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम्स एंड अदर एप्लीकेशंस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कभी भी एक बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन जब भी आएगा तो जो मास होता है किसी बॉडी का, वो इनर्शिया के अंदर चेंज हो जाता है। मीन्स यही टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट आई बाय के, where k is an constant. I stand for inertia. इनर्शिया भी डिफरेंट थिंग्स का। इनर्शिया वर्ड मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम इनर्शिया को लेंगे भाई, क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो है इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा। क्लियर। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ व्हाट यू मीन बाय एसपी। एसपी मतलब सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो सिंपल पेंडुलम कोई भी एक इस तरीके की मतलब एक दीवार के साथ एक रिज्ड बॉडी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने क्या ले लेते हैं, एक बॉब ले लेते हैं, गेंद ले लेते हैं, जो एक मीन पोजीशन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है। लाइक इसकी पोजीशन अगर आपने इसको फोर्स दिया तो ये एक बार इधर आएगी, यही सेम पोजीशन, और एक बार सेम पोजीशन इधर आएगी। क्लियर। इट एन एग्जांपल ऑफ एसएसएम मोशन। एक आइडियल पेंडुलम इसमें हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर एक मास जो है एम मास, वो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ बंधा होता है। जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है, और परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग हम इसके अंदर लेते हैं। स्ट्रिंग मतलब जो है तार है। आप इसको थोड़ा सा कंटेन अपने दिमाग में टॉर्जन पेंडुलम से बना सकते हैं इसकी इमेज को, क्योंकि टॉर्जन पेंडुलम और इसमें थोड़ा डिफरेंस ही होता है, लेकिन वही स्ट्रिंग होती है जो टॉर्जन पेंडुलम में यूज की जाती है, वही इसके अंदर जो है स्ट्रिंग यूज की जाती है। क्लियर। तो ये तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन थी। हम इस सिंपल टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, और फर्स्ट यूनिट के अंदर भी हमने 2-3 मेथड बताए थे इसके कैलकुलेट करने के। लेकिन इसमें हम कुछ और अलग तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर हम ड्रॉबैक देखें कि सिंपल पेंडुलम के ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक भी तो पूछ सकता है ना। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है, ये परफेक्टली है भाई। कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ न कुछ बढ़ना हो एक तरीके से, मतलब कुछ न कुछ इन इलास्टिसिटी न हो। कोई भी चीज़ परफेक्टली इलास्टिक नहीं पॉसिबल है, आइडियल नॉट पॉसिबल इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ। इसके अलावा जो ये बॉब है, ये जरूरी थोड़ी है भाई ये क्या यही मोशन करेगा कि इधर ही आएगा, इधर ही जाएगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आगे पीछे भी तो कर सकता है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लीनियर मोशन हो, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, हम जो टॉर्जन पेंड ये सॉरी सिंपल पेंडुलम कंटेन करते हैं, उसके अंदर हम एयर फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं करते। भाई एयर भी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। अगर ये पेंडुलम है, ये लाइक पेंडुलम है, सपोज दिस इज पेंडुलम, दिस विल मूव लाइक दिस, तो एयर भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी ना। उस एयर के प्रेशर को हम सिंपल पेंडुलम के केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये मैं एक इमेज ले रहा हूँ, सपोज मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इमेज को। इस साइड जो है टेंशन लग रही है, इस बॉब का जो मास है एट दिस पॉइंट इस साइड है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ डिजाइन करना चाहूँ, थीटा वाले कंपोनेंट को, तो मैं इस थीटा एंगल को यहाँ पे कह सकता हूँ, ये अल्टरनेट अपोजिट हो गए। तो एम जी कोस थीटा का कंपोनेंट इस साइड आ गया, और एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट इस साइड चला गया। क्लियर। अगर मैं दो कंपोनेंट में इनको ब्रेक करूं, तो जो एम जी कोस थीटा है और टेंशन है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपने को क्या पता चला, फोर्स जो है ना वो इस साइड लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और ये रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग कैसे है भाई, कोई चीज यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ पे गई और यहाँ लाने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है।
तो एफ फोर्स की यहाँ क्या वैल्यू होगी, एम जी साइन थीटा। अगर ये थीटा की वैल्यू मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटी है तो हम इसे लिख सकते हैं ये, यहाँ पर अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। अगर हम रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करें, इसी कंपाउंड के अंदर अगर हम रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करें तो रिस्टोरिंग टॉर्क होता क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है, एल है। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अपने को क्या पता चलता है कि टॉर्क बाय एल माइनस एम जी थीटा के इक्वल है। और टॉर्क किसके इक्वल है आपका, माइनस एम जी एल थीटा के इक्वल है। अगर मैं एम जी एल को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट लाइक सी, मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, एक सी कांस्टेंट, तो यहाँ से अगर सी कांस्टेंट को मैं हटाऊँ तो ये आ गया कि जीरो। यहाँ से इस कंक्लूजन से आपको क्या पता चलता है, थीटा यहाँ किसके लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो जो भी टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है इस साइड तो जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका, एंगुलर मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका, टॉर्क लगेगा। ये आपका इसके से कंक्लूजन निकलता है। अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, इसी पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड आपका क्या होता है, 2 पाई। मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में एम किस मास किसके अंदर बदल जाता है, इनर्शिया के अंदर आई। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या ले रखा है हमने, सी। और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी की वैल्यू मानी है ना मैंने, सी वेयर सी स्टैंड फॉर एम जी एल, मैंने इस वैल्यू को माना है। ये क्या है आपकी सी की वैल्यू है, यहाँ से देखो मैंने इसको ही सी माना है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इनर्शिया, अब अगर मैं इनर्शिया की बात करूँ तो जनरल आपको पता होगा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बात की थी, मास इनटू एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, इनर्शिया होता है। और मास अगर मैं मान लूँ इसका एम है, इस बॉब का मास मैंने एम मान रखा है, तो एम एल स्क्वायर क्या आ गया, इनर्शिया आ गया। पाई में अगर सी की वैल्यू की बात करो तो एम जी एल आ गया, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम लाइक आ जाएगा आपका एल बाय जी। ये किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ये तो था सिंपल पेंडुलम का केस। अब एक केस आ जाता है इसके अंदर कंपाउंड पेंडुलम का। अब हमने ड्रॉबैक पढ़ा था किसका, सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम का ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी चीज़ आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसी चीज़ को कंटेन करने के लिए भी कोई चीज़ जो है नेचर में, कोई भी पेंडुलम आइडियल नहीं है, उसी केस में हम किसकी स्टडी करते हैं, कंपाउंड पेंडुलम की स्टडी करते हैं। कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली होता क्या है कि आपका कोई एक रिज्ड बॉडी है, ये कोई एक टाइप की रिजिड बॉडी है, इसके अंदर आपका एक क्या डाल दिया जाता है, एक ऑक्सीलेशन फोर्स, एक फ्रीली ऑक्सीलेशन, मतलब यहाँ पर कोई ऐसे लगा हुआ है वो फ्रीली ऑक्सीलेट कर सकता है, लेकिन वो है किसके अंदर, एक रिजिड बॉडी के अंदर। अब ये पूरी बॉडी मूव करेगी, मीन्स पहले ये बॉडी इधर थी, फिर ये बॉडी इधर चली जाएगी। अगर आप इसको क्या करेंगे, मोशन देंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इधर आ गई, मतलब ये जो रिजिड बॉडी है साथ में क्या करेगी, मूव करेगी विद अ कांस्टेंट प्लेन के अंदर। क्लियर। और अगर हमने एक बात और देखी कि जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड था, जो सिंपल पेंडुलम है ना इसके अंदर देखो कंप्लीट मास इस बोब पे ही कंसंट्रेटेड है, लेकिन कंपाउंड पेंडुलम के अंदर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम इसको समझते हैं, इसकी फिगर से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ आपके लिए, वीडियो वो पॉज करके। इस फिगर को मैं आपके साथ ही बनाता हूँ, मैंने हल्की फिगर बना ली। ये क्या है, ये रिजिड बॉडी है आपकी, ये एक एक्सिस दी हुई है, ये एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मैं लूँ तो इसकी जो ग्रेविटी है वो किस साइड लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। इसकी जो सेंटर के कारण ग्रेविटी होगी इधर होगी, और इस मास एस के साथ जो लगा होगा, सॉरी ये पॉइंट इसके ऊपर ही आएगा भाई, इसको कोइंसाइड कर लेना, आप एक पॉइंट पे बना लेना इसको, ये अलग बन गया पेन से, ये एक ही है। क्लियर, यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मान लो, और इसकी डिस्टेंस एस से जो है ए पॉइंट की डिस्टेंस एल दी हुई है, सपोज दिस इज डिस्टेंस इज एल। इफ नाउ आई विल गिव हिम अ मोशन, मैं इस बॉडी को एक मोशन देता हूँ, तो ये जो पॉइंट था ये कहाँ पर पहुंच गया, ये पॉइंट पहुंच गया आपका यहाँ पर डी डैश पर। कहाँ, कहीं भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, इस पेंडुलम के अंदर बाहर भी आ सकता है,
और थीटा इसने क्या डिस्प्लेसमेंट, थीटा इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर ली, थीटा इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर लिए। तो अगर मैं सॉरी भाई, अगर मैं मोमेंट ऑफ टॉर्क की बात करूँ, मोमेंट ऑफ टॉर्क आपको पता होना चाहिए। देखो मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये सब जो टॉर्क है ये मैकेनिक्स 1 के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम उस चीज़ की डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये आते कैसे हैं, ये हमने सेमेस्टर 1 के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। भाई मोमेंट ऑफ टॉर्क आता क्या है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा मोमेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। उसको हम लिखते हैं माइनस एम जी एल, जो ग्रेविटी एम जी है, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर हम जियोमेट्री का यूज करें तो जियोमेट्री के यूज से अब हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली हम ये डिफाइन कर सकते हैं जी ए की वैल्यू, जो जी डैश ए की जो वैल्यू आती है जियोमेट्री के यूज से वो आती है एल साइन थीटा। क्लियर, एल साइन थीटा आती है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये क्या आ गई आपकी मोमेंट ऑफ टॉर्क आ गई एक कंपाउंड पेंडुलम के अंदर। इसको इसमें किसी को प्रॉब्लम। और अगर हम एक रिलेशन जानते हैं कि मोमेंट ऑफ टॉर्क के बीच में, मोमेंट ऑफ टॉर्क और इनर्शिया के बीच में एक रिलेशन होता है, आपको नहीं पता तो आप याद रख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ टॉर्क के बीच में और इनर्शिया के बीच में एक रिलेशन होता है, आई टॉर्क इज इक्वल टू में आई इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्लियर, ओमेगा इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। यहाँ पर ओमेगा को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि थीटा क्या दिया हुआ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो मैंने उसे इस तरीके से लिख लिया, मींस आई कैन राइट लाइक द टॉर्क इज इक्वल टू में आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इफ नाउ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, अब आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपका साइन थीटा किसके इक्वल है, थीटा वेरी स्मॉल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम दी हुई है, टी स्क्वेयर, इसको मैं इधर ले आता हूँ माइनस एम जी एल बाई आई, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। क्लियर, इफ आई सपोज टू बी ऑल दिस वैल्यूज, all these values with लेफ्टिंग दिस नेगेटिव साइन इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट दी हुई है, तो आपकी जो डी स्क्वेयर बाई डी थीटा है, मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई टू द नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, अब आपके जो टाइम पीरियड है, क्योंकि अपने को ओवरऑल क्या निकालना है, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, जो क्या होता है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं लूँ 2 पाई डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप यहाँ से देखिए, ये एक तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन ही तो दी हुई है, इसको समझ के चलो, ये आपके पास क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है। और अगर नेगेटिव साइन को मैं क्या कर दूं, क्या नेगेटिव साइन आपको बेसिकली बता क्या रहा है, नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ये नेगेटिव साइन डिफाइन कर रहा है। अगर मैं नेगेटिव साइन को डायरेक्शन को मैं नेग्लेजिबल कर दूं तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी फिर एम जी एल थीटा, और बाई में आई, तो आई ऊपर चला गया, थीटा से थीटा कैंसिल, तो टाइम आ गया 2 पाई अंडर द रूट आई बाई एम जी एल। ये क्या आ गया आपका, ये जो है आपकी क्या आ गई है, टाइम पीरियड आ गया कंपाउंड पेंडुलम के लिए। अगर हम इधर पैरेलल थ्योरम एक्सिस का कंसेप्ट लगाएं कि इसके कोई पैरेलल एक एक्सिस जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो क्या बताती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, अगर किसी भी एक्सिस के अलोन कोई भी इनर्शिया निकालना हो आपको, तो वो जो उस एक्सिस के अलोन इनर्शिया है प्लस उनके बीच की जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, ये आपकी क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर मैं यूज़ करूँ आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो जनरली हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं एम जो है यहाँ पे स्मॉल एम दिया हुआ था, एल स्क्वायर ये क्या दिया हुआ है आई, इस एक्सिस के अलोन, इस एक्सिस के अलोन क्या दिया हुआ है, ये इनर्शिया दिया हुआ है। अगर हम दूसरी एक्सिस लें, इसी फिगर के अंदर कोई दूसरी एक्सिस लें जिसके अंदर जो डिस्टेंस वो आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल है, रेडियस ऑफ जायरेशन किससे रिप्रेजेंट होती है, के से, तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ आई विल राइट लाइक दिस, एम को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन,
इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपका टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई अंडर द रूट एम एल स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाय में एम जी एल, और एम से एम कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया 2 पाई अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाय में जी एल। ये क्या आ गया आपका कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। तो मेरे को लग रहा है कि आपको कंपाउंड पेंडुलम के अंदर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। वेयर के, यहाँ जो के है ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम यूनिट जो है सेमेस्टर 1 के अंदर बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यूनिट 3 के अंदर, सेमेस्टर 1 की यूनिट 3 के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं उसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन के नाम से। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ मैकेनिकल ऑक्सीलेटर, एसएचएम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 8 से 16 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज और एनर्जीज एक्चुअल में होती क्या क्या है, किसकी, एसएचएम मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी, वो होगी क्या, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम सिर्फ एक लास्ट कंसेप्ट पे आएंगे, डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। उसके बाद ये वीडियो और यूनिट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एसएचएम मोशन की काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यूके से। होगा क्या, हाफ एम वी स्क्वेयर, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वेयर। वेयर एक्स को आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैं उसको यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, कोस ओमेगा टी। वैसे टी होती लेकिन हमने यहाँ ओमेगा टी ले ली, एक डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशन के लिए। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रखूँ एक्स के अंदर और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ तो वो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी आएगा क्या, मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके लिए। तो वो आएगा माइनस ए ओमेगा नोट, इसको सोल्व करोगे तो साइन ओमेगा टी। अगर इसको यहाँ रखो और इसका स्क्वायर करो तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या आ गई आपके पास, यूके की वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसकी, एसएचएम मोशन की। यदि मैं आपके साथ निकालूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यूई से, यूपी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो वर्क डन क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूपी, इसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पूरे के निकालने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या आती है, स्मॉल आती है, डी डब्ल्यू होता है, ये समझिए ना। तो ये यूपी आ गई, और यूपी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बेसिकली माइनस के डी एक्स। और अगर हम जर्नल देखें तो फोर्स किसके इक्वल होता है, एक्स के जितनी डिस्प्लेसमेंट तय करी, मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यूपी किसके इक्वल आ गया आपका, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, के एक्स डी एक्स इसके इक्वल आ गया। तो यूपी किसके इक्वल आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसे इंटीग्रेशन सोल्व करोगे आएगा, और एक्स की वैल्यू का क्या है तो डायरेक्ट यूज कर दो, तो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन भाई पोटेंशियल एनर्जी में किसी को देखो, अब टोटल एनर्जी पूछ रहा है ये बार बार में। इसके बाद में देखो मैंने इतनी ही जगह में आपको काइनेटिक एनर्जी बता दिया और इतनी जगह में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। और टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों का सम कर दो, मीन्स हाफ एम, ऐसे लिख लो भाई, आपको यू ए प्लस यूपी लिख लो, दोनों का सम ही तो करना है, ये चीज़ समझ के चलना। इस वैल्यू को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या आ गया है आपके पास, ये पूरी टोटल एनर्जी आ गई। इफ यदि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर नोट को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के बाई एम। पिछली वीडियो में डिटेल बात की है भाई कैसे आया है, हमने किया हुआ है ये जो है के बाई एम, के वेयर के इज ए कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट बोल देते हैं इसे, और एम मास।
ये हम जानते हैं ये ओमेगा नोट, वहाँ पे हमने ओमेगा यूज किया था, हमने ओमेगा नोट यूज कर लिया। इस ओमेगा नोट की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, यहीं पे एक ओमेगा नोट वैल्यू तो रखिए हाफ एम। एम को अगर रखोगे तो एम से एम कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यूज़ करोगे तो एक बाई में एम है तो बाई वाले से एम कैंसिल हो जाएगा, के आएगा डायरेक्टली। मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या क्या बचेगा अपने पास, उसी को लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ये आ गया, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा नोट टी। अगर हम कॉमन निकालें हाफ ए स्क्वेयर के, इसको मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, हाफ के स्क्वेयर, ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। क्लियर क्लियर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और अंदर क्या कॉमन आ जाएगा आपका, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, जो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आ गई वो क्या आ गई है, हाफ ए स्क्वेयर के आ गई है। यदि देखिएगा हम टाइम पीरियड ये जानते हैं, यदि यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल लूँ तो के किसके इक्वल आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एम के इक्वल आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए के की जगह, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ए। इसे हम टोटल एनर्जी, इसे ही बोल सकते हैं, इसे ही बोल सकते हैं, इसे ही बोल सकते हैं, इसे ही बोल सकते हैं। 4 डिफरेंट फॉर्म्स है, आप किसी का यूज़ कीजिए, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है आप उससे निकाल लीजिए, इसमें तो किसी को कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। क्लियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, यहाँ ए स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर, इसको ध्यान से। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमने देखिए पहले सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों को सम कर लिया तो अपने पास टोटल एनर्जी आ गई किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम निकालते हैं सबसे जो एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है ना, उसमें मैं आपको जो है किसका समझा दूंगा, काइनेटिक एनर्जी समझा दूंगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का आपको खुद को समझना पड़ेगा। उसके लिए एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी निकालेंगे अब हम, SHM की एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ SHM हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ SHM। आप रिटर्न की प्रॉब्लम मत लीजिए भाई, आपको PDF के अंदर दिया हुआ है, मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, अगर लिखने में कोई गलती हो जाती है साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, इस वजह से। कभी भी देखो किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है, मीन्स आपके पास 3 वैल्यू दे रखी है, ये 3 वैल्यू दी हुई है, आप इनका एवरेज निकालिए, तो आप इन सब का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बाय में जितनी टोटल टर्म है उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड, इससे अपना क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है जनरली। तो सिमिलरली आपको अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको पूरे टाइम पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास बताइए आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और हम जानते हैं अभी किया है हमने कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या दी हुई है, ओमेगा नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी। ये आपके पास क्या दी हुई थी, यूके दी हुई थी। और जो यूके नोट एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसे डिनोट किया जाता है यूके डैश से। ये यूके क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये यूके क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फर्क समझ लेना। तो यूके डैश क्या आएगा, ऊपर जो है पूरी क्या लिखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और पूरे के डिवाइड में 1/t कर दो, क्योंकि पूरे को किससे डिवाइड करना होता है, कंप्लीट टाइम पीरियड से हमें डिवाइड करना होता है। अब देखो इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो तो यही टर्म है, मतलब हम इसी के अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये क्या है, एक सिंपल टर्म का दिया हुआ है, तो अब अगर कंप्लीट का निकालना है तो 0 से t टाइम पीरियड के लिए निकालोगे, क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी लेनी पड़ेगी, dt की, तो 1/t हाफ टी लिख लो इसका ऐसे, इस तरीके से m ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ये कांस्टेंट की तरीके ट्रीट होगा, और इसको क्या लिख लीजिए, लिमिट लगा लीजिए साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट डी dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आता ही है, कैसे करना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर 2 थीटा 2 ओमेगा नॉट टी बाय में 2 करना होगा, और फिर आपको इसके अंदर जो है लिमिट्स रखनी होगी और आंसर आएगा। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को मैं सोल्व नहीं करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी की प्रोसेस सेम है। आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, बाय में टाइम लिखना है, सिमिलर लिमिट लगानी है, वहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वेयर ओमेगा टी आएगा, कोस स्क्वेयर ओमेगा टी को बदलना है, सिमिलरली आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है।
तो यहाँ क्या आ गया, ma² ओमेगा नॉट 2 स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। अगर मैं इसको क्या लिखूं, अब ये जो पूरी वैल्यू है 0 से t की लिमिट, ये t की लिमिट है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाई 2 इंटू डी टी लिख सकता हूँ इसे मैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दुख दर्द नहीं। अगर मैं पूरा सेपरेट कर लेता हूँ, यूके को मैं पूरा सेपरेट कर लेता हूँ, 2ui, अगर मैं इसको सेपरेट करूँगा तो 1/2 होगा, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर 0 से t और 1 dt। क्लियर, इसके साथ मैं सेपरेट करूँ 2 को तो अंदर फिर आएगा -1/4t ma² ओमेगा स्क्वायर 0 से t की लिमिट cos 2 ओमेगा t dt। अब ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों 0 बन जाएगी? देखो दोस्त, 0 से t गया, cos 2 ओमेगा t dt, इसका आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा t बाय में आ जाएगा 2 ओमेगा। ये क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या रखिए, लिमिट रखेंगे, टाइम की जगह t रखेंगे आप सबसे पहले तो रख दीजिए 2 ओमेगा नॉट, टाइम की जगह क्या रखा आपने, t रखा, बाय में 2 ओमेगा। यदि इस ओमेगा को मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, 2 पाई बाई टी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। तो 2 मैंने लिखा इसको 2 पाई बाई टी इंटू टी से टी कैंसिल, ऊपर क्या बच गया अपने पास, न्यूमरेटर में क्या बच गया, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी। ये मैंने आपको साइड में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दी, आप अगर अपने माइंड में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 0 हो गया। यूके अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, पाई नहीं है सॉरी, टी है, टी, इसको पाई लिख दिया, ये टी है। क्लियर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, सिंपल टी, और टी से टी कैंसिल, तो आपके पास यूके कितना आ गया, 1/4 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप पूरी प्रोसेस को सेम करेंगे, क्या निकाल लेंगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी यूपी, जो आपके पास आएगी सिमिलर आएगी 12 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही आएगी। आप इसी प्रोसेस को सेम करेंगे। ऊपर जो है आपके पिछले डेरिवेशन में हमने बता दी है क्या वैल्यू दी हुई है। ये सॉरी, ये तो आपके पास पुराना आ गया, ये देखिए, ये आपके पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी आई थी, कहाँ गई, सॉरी भाई, सॉरी, पता नहीं कहाँ गई पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। इस पोटेंशियल एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और उसी तरीके से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बचेगा, उसके अंदर कोस स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, इसको भी सिमिलर आप किससे, इसी आइडेंटिटी से खोलेंगे, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पे ये दोबारा आएगा और सेम यही आएगा, 0 हो जाएगा, टी आएगा, सिमिलर आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर। आप इसी चीज़ को एज इट इज सोल्व करेंगे, मैंने सोल्व नहीं किया भाई। अब अगर हम एवरेज टोटल एनर्जी निकालें, एवरेज टोटल एनर्जी निकालें, टी निकालें, एवरेज टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करोगे 1/4 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 12 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर को, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, तो इस रिलेशन से आप क्या कह सकते हैं, जो सम ऑफ टोटल एनर्जी है, जो सम ऑफ टोटल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के आधे के इक्वल आएगा, हाफ के इक्वल आएगा। जो एवरेज टोटल एनर्जी आती है किसी भी कंपाउंड के अंदर की, वो क्या आएगी, वो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी या फिर काइनेटिक एनर्जी थी, या बोल रहा हूँ मैं बीच में और बोल रहा हूँ, सब देखिएगा, या उसका हाफ आएगा,
यहाँ से क्या मिल गया अपने को, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का या फिर टोटल एवरेज एनर्जी का अपने को क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। क्लियर? अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया है एनर्जीज का, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का, तो आपके 10+ मार्क्स में क्वेश्चन ये बनने के कंप्लीट चांस रहते हैं। अब एक टॉपिक और बच गया है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग कुछ नहीं होता भाई, डैम्पिंग एक मैकेनिज्म होता है। यहां से जो वेव चली, कहीं से भी जो वेव चली, उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो एनर्जी का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते जाते जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डिस्पेशन। मैं लिख देता हूँ, क्या पता मेरे को बोलना ना है, DISIPAISON, डिस्पेशन। इसको क्या बोलते हैं कि एनर्जी का डिस्पेशन जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हुआ, उसी के मैकेनिज्म के रिजल्ट को आप क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। अब डैम्पिंग होती है दो टाइप की, इसको समझिएगा। एक होती है आपकी अनडैम्प्ड, जो हमें नहीं पढ़नी है डिटेल में, सॉरी दिख नहीं रहा था, अनडैम्प्ड। एक होती है आपकी डैम्प्ड। दो प्रकार की क्या होती है आपकी डैम्पिंग होती है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोल देते हैं इसे, वो एस लिख देता हूं मैं, और ओएस, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की मैं जनरल डेफिनेशन आपको दूं, इसके अंदर जो वेव चली वो सिमिलर रहेगी, मीन्स उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। किसका? अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जितनी एनर्जी यहाँ थी उतनी ही इस फेज पे मिलेगी आपको, कंप्लीट एनर्जी मिलेगी, किसी प्रकार की एनर्जी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मोशन स्ट्रिक्टली पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक, व्हाट यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? 2 मार्क्स में आ सकता है भाई। पीरियोडिक मोशन, कोई भी वेव जब अपने आप को एक सीमित समय के बाद, एक फिक्स, मैं लिख देता हूँ, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या कर ले, रिपीट कर ले। अब देखो, इसने यहाँ से चला, यहाँ से जाने के बाद इसने इतने ही समय के बाद यहाँ पर अपने आप को रिपीट कर लिया, इस पॉइंट पे अपने आप को रिपीट किया, यहाँ पर अपने आप को फिर रिपीट कर लिया, यहाँ पे रिपीट कर लिया, यहाँ पर रिपीट, मतलब एक इस प्रकार का मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को क्या करता रहे, रिपीट करता रहे, रिपीट इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है कि अपने, अगर वेव शुरू में इस एम्पलीट्यूड से जा रही थी, शुरुआत में इस एम्पलीट्यूड से जा रही थी, तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड अनडैम्प्ड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर कुछ और एनर्जी है, यहाँ पर कुछ और 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 है, मतलब एनर्जी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो है ऑक्सीलेशन जो है एंड हो जाता है एक टाइम के बाद। यहाँ तो देखो कि यहाँ तो ये पता नहीं कितनी देर चलेगा, हमें खुद को नहीं पता, ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसका हमें पता है कि शुरुआत में इतना था, फिर इतना इतना इतना, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक जो मेन मुद्दा आता है, थोड़ा इसकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन को राइट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद करनी है कि डैम्प्ड जो फोर्स होता है वो आपका इक्वल होता है -F/dx/dt, वेयर x इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, r इज जनरली कांस्टेंट। क्या होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, -r/dx। ये डैम्प्ड फोर्स होता है। आप सोचिए ना अभी कहाँ से आया, आप इसको याद कर लीजिए। और दूसरा फोर्स हम जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होगा, ये होगा। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या क्या कहता है कि mdx²/dt, mdx²/dt क्या एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और सम क्या है, इनका नेगेटिव है, इस वजह से इसे नेगेटिव सेंस में यूज कर देते हैं अपन। और यहाँ पर अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख लूँ, dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0, तो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या बन गई आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्योंकि जो है आपकी किसके अंदर आ गई, डिग्रीज के अंदर जो है वैल्यूज आपकी आ गई है। क्लियर है?
यहाँ तक हमने क्या बात कर ली, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आपको बता दिया, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन आपको बता दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। और इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने और कई कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया डिटेल में, हमने SHM को आपके साथ डिस्कस किया, उसकी इक्वेशन को डिस्कस किया, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में यहीं तक। Thank you very much to watching this video. If you find this video useful, then share with your friends. Thank you very much for watching this video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।